हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में। ओके, अगेन बहुत सारी बॉडीज हैं, इसलिए इसको हम दो पार्ट से पढ़ेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और इसमें हम जो भी सारी मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो कवर कर लेंगे। ओके, अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ ही जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, ओके, और रिमूवल, और रिगार्डिंग द कंपोजिशन, और रिगार्डिंग देयर फंक्शंस एंड पावर, राइट। फंक्शंस एंड सो मेजरली आपको यही तीन जो एस्पेक्ट हैं हर बॉडी के, यही तीन एस्पेक्ट पे फोकस करना है। इसके अलावा कुछ और होता भी नहीं है इनके बारे में देखने के लिए, राइट, कि अपॉइंटमेंट, रिमूवल, कंपोजिशन, फंक्शंस एंड पावर्स। तो यही तीन क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं जो आपको इन बॉडीज के रिगार्डिंग देखने हैं, जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए प्रेप आईएएस ने 3 मंथ्स का कंप्लीटली फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। और ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। ओके, इसमें आपका दोनों स्टैटिक पार्ट और डायनामिक पार्ट दोनों कवर किया गया है। ओके, प्लस हर लेक्चर के लिए आपके पास डाउट सेशंस होंगे। सो हर लेक्चर में आपको जो भी डाउट आता है आप डाउट फॉर्म में भरिए। प्लीज फिल योर डाउट्स इन द डाउट फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरी लेक्चर। एंड ऑन एवरी संडे, हर संडे हम आपके वो जो डाउट्स हैं उनको एड्रेस करेंगे। ओके, और हर संडे सीसेट क्लासेस भी इंक्लूडेड हैं इसमें। सो सीसेट बेसिकली आप सब जानते हो कि सीसेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और टफ हो जा रहा है, यूपीएससी उसको टफ बनाया जा रहा है, तो इसीलिए सीसेट की भी प्रैक्टिस होना और उसके बारे में थोड़ा बहुत प्रॉपर प्रैक्टिस होना और प्रॉपर नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सीसेट क्लासेस भी इंक्लूडेड है। साथ ही साथ 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे इंक्लूडेड है। ओके, सो 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है, जिनमें मेनली हम ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है आने की, विच हैव हाई प्रोबेबिलिटी। ओके, एंड फर्दर अगर आपको डिटेल्ड शेड्यूल चाहिए पूरे इस कोर्स का, या आपको रजिस्ट्रेशन लिंक चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो और वहां पर रजिस्टर कर सकते हो। ओके, सो लेट्स बिगिन with previous year question. Okay, so now let's see, consider the, अगर आपने रिवाइज किया होगा, if you would have revised, so ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हो, right? Consider the following statements. The minimum age prescribed for any person to be a member of panchayat is 25 years. Okay, so please tell me, the minimum age you all know is 21, राइट। आई थिंक इस स्टेटमेंट पे तो मैंने स्पेसिफिकली पंचायती राज पढ़ाते वक्त फोकस किया था कि 25 नहीं 21 है मिनिमम एज, राइट। जब हम डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ रहे थे तो उसमें एक था कि डिस्क्वालिफिकेशन जो पंचायती राज की है इट इज सेम एज दोज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, बट स्टेट लेजिस्लेचर मिनिमम एज 25 है। इसलिए फिर अलग से प्रोविजन बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि 25 नहीं, कि नो वन कुड बी डिस्क्वालिफाइड इफ ही इज लेस देन 25 ईयर्स और मोर देन 21 ईयर्स। सो मिनिमम एज क्या है? 21 years. Okay, so this statement is wrong, right? A panchayat reconstituted after premature dissolution continues only for remainder period. So I think ये भी बड़ा फोकस करके मैंने पढ़ाया था आपको कि पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्रीमेच्योर डिसॉल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर रिमाइंडर पीरियड। ये मैंने आपको बताया था, जब पंचायत P1 है 2 साल चली, तो P2 होगी वो पूरा 3 साल चलेगी, राइट, नॉट 5 years. So this is correct, this is wrong. The answer is B2 only. Okay, the answer is B2 only. Now next is the fundamental object of Panchayati Raj system is to ensure which among the following. I think ये काफी simple question है, ये आप लोग कर सकते हो। Please try to do this question on your own. Please, I am waiting for your answers. Try to, 1 minute दे रहा हूं मैं आपको, I am giving you 1 minute, right? Please look at this question and try to answer it. ट्राई टू यूज योर माइंड, आप अपना दिमाग लगाइए, एलिमिनेशन यूज करिए। ये सोचिए कि एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आ रखा है और एलिमिनेशन यूज करके इसको करने की कोशिश करिए। तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। नाउ सी इन दिस, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब जानते हो कि क्यों आया, वाई पंचायती राज कम, वाई यू ऑल नो, जब सीडीपी एंड नेस था, ओके, फेल हुआ तो क्या क्या पता चला, व्हाई डिड इट फेल? बिकॉज ये प्रोग्राम्स थे, सीडीपी एंड नेस वर प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट, एंड दीज फेल्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल।
ओके सो इसी के लिए फिर बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या सजेस्ट किया कि पंचायती राज आए. So one of the fundamental objectives is people's participation in development. Okay, so this is their political accountability, right? Now, yes, one may say that political accountability certainly आती है. क्यों? Elections होते हैं, right? Elections होते हैं, ग्राम सभा मीटिंग होती है. बट अगेन देखिए यहाँ पे एक चीज है, व्हाट इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट, राइट? मतलब जब आए थे तो क्या पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी मेन कंसर्न था या नहीं, राइट? एट दैट टाइम पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी पे फोकस था नहीं. सो दिस वाज नॉट द मेन कंसर्न, राइट? सो दे वर नॉट मेनली फॉर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी. ओके, हालांकि बोल सकते हैं, वी कैन से, बट फंडामेंटल ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते. फंडामेंटल ऑब्जेक्ट था पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट. दूसरा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये तो आपने क्लियरली पढ़ा ही था उसमें, राइट? और तीसरा बोल रहे हैं, चौथा बोल रहे हैं फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन. सो सी, अगर फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन ऑब्जेक्ट होता, अगर फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन पीआरआई का ऑब्जेक्ट होता, तो आपने जब देखा था, मैंने बताया था रिगार्डिंग फाइनेंसेस ऑफ पीआरआई, तो इसका खुद का बस एक ही सोर्स था, बाकी 4 दूसरी जगहों से, स्टेट से और यूनियन गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है इसको, राइट? अगर फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन इसका ऑब्जेक्टिव होता तो ये खुद से पैसा बनाता ना, इतना डिपेंडेंट नहीं होता पीआरआईज. सो पीआरआईज वुडंट हैव बीन सो मच डिपेंडेंट ऑन अदर एजेंसीज. सो ये भी नहीं है, राइट? सो आपका इसका आंसर हो गया 1 and 3. ओके, 1 and 3, राइट? सो आई नो मोस्ट आप लोगों को डाउट हो रहा होगा कि यार 2 भी होना चाहिए, बट सी यस इट कुड बी देयर, बट अगेन देखिए चीज है कि व्हाट इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट. ओके, व्हाट इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पीआरआई, राइट? सो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी शुरू में कंसर्न नहीं था जब पीआरआई बनाते, तब बस यही 2 कंसर्न्स थे, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, राइट? अगेन देखिए इसको करना होता तो कैसे करते आप अटेम्प्ट, पहले आप सारे देखते और फोर्थ वाला जो ऐसी चीज थी जो आप क्लियरली एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आपके ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते, अब आपको ये 2 ही बचते, राइट? सो अब इन दोनों में आपको you had to apply your mind and eliminate this one also. Okay, so इसका आंसर आ जाता है सी. अगेन आई नो आप लोग अभी भी कई लोग सोच रहे होंगे कि 1 2 3 होना चाहिए, बट स्टिल सी ऑफिशियल आंसर की में भी यही दे रखा है, राइट? और फंडामेंटल ऑब्जेक्ट की जब बात करते हैं, मतलब कि बेसिकली क्यों लाया गया पीआरआईज को. ओके, सो सी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की कमी नहीं थी. पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के लिए तो ऑलरेडी इलेक्शंस हो रहे हैं, राइट? आपके स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के. सो एज सच पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की कमी नहीं थी, बट कमी किस चीज की थी कि पीपल को डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं था. और दूसरा डेमोक्रेटिक, कि पीपल के पास पावर दी जाए, राइट? पावर शुड बी गिवन टू दी पीपल ओनली डायरेक्टली, जैसे ग्राम सभा में कि लोगों को डायरेक्टली डिसीजन देने लेने की वो दिया जाए पावर. ओके, सो द आंसर इज सी. Now next is here, the government enacted PESA Act in 1996. Which of the following is not identified as its objective? Right? So PESA Act का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? I think बड़ी क्लियरली मैंने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए थे आपको, right? You must know these objectives. To provide self governance, yes. Okay, ये क्लियरली लिखा हुआ था. To recognize traditional rights, yes. Recognize करके उनको जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेस हैं, जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गई, कम्युनिटी रिसोर्सेज हो गए, उनके ऊपर राइट्स दिए हुए हैं उनको. सो यस, दिस इज देयर, दिस इज देयर. टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन्स इन ट्राइबल एरियाज, राइट? अब आप सब जानते हो ये किसके अंडर होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, 5th और 6th, मेनली 6th शेड्यूल. ओके, 6th शेड्यूल मेनली, और 5th में भी टू सम एक्सटेंट एक सेटअप क्रिएट करता है. सो दिस इज इन कॉन्स्टिट्यूशन इन 5th and 6th शेड्यूल, राइट? दिस इज नॉट गिवन इन पेसा एक्ट. ओके, and to free tribal people from exploitation. So yes, this was there. So आपका आंसर हो जाता है बस C only. Okay, C this, because this is, ये ऑब्जेक्ट नहीं था. ओके, कहीं भी ऐसा नहीं दिया गया है पेसा एक्ट के अंदर कि ट्राइबल्स का एक ऑटोनॉमस रीजन बनाएंगे. ओके, जो भी बना रहे हैं ट्राइबल्स के उन ऑटोनॉमस रीजन्स में, पेसा का ऑब्जेक्टिव क्या था, जो ट्राइबल एरियाज है 5th शेड्यूल में, उनमें जो है एक्सटेंड करना पीआरआईज को, राइट? पीआरएस को एक्सटेंड करना है, और ये ऑटोनोमस रीजन्स कहाँ 5th और 6th शेड्यूल में क्रिएट किए गए थे, राइट? तो इनमें पीआरआईज को एक्सटेंड करना वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेसा एक्ट, नॉट क्रिएटिंग सच एरिया. सो ओके, सो आंसर इज सी. नेक्स्ट, अगेन ये समथिंग विच यू वुड रिमेंबर ओनली इफ यू रिवाइज द थिंग्स. अगर आप रिवाइज करोगे तभी ये याद रहेगा.
The Speaker of Legislative Assembly shall vacate his or her office if he or she ceases to be a member of the Assembly. Okay, so I think this is correct. This is correct. आप लोगों को पता होगा जब मैंने वैकेंसी पढ़ाया था आपको, वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ स्पीकर. Okay, so this is correct. And whenever the Legislative Assembly is dissolved, the Speaker shall vacate his or her seat immediately. Okay. So जैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है क्या स्पीकर इमीडिएटली छोड़ देता है? आई थिंक ये भी मैंने आपको बताया था कि जब तक न्यू असेंबली बन नहीं जाती, ओके, इलेक्ट नहीं हो जाती, तब तक वो वेकेट नहीं करता. जब आके वो मीट करते हैं फिर प्रोटेम स्पीकर आता है, राइट. सो ऐसा होता है कि बेसिकली मान लीजिए ये असेंबली है आपकी, अभी जो है अभी डिसॉल्व हुई, राइट. अब डिसॉल्व होने से 6 महीने के अंदर नई असेंबली बननी है, राइट. सो ये जो 6 महीने हैं, इस पीरियड में क्या है, जो प्रीवियस स्पीकर है, इस असेंबली का स्पीकर है, वो कंटिन्यू करता है, राइट. अब जब आई आपकी न्यू असेंबली, अब न्यू असेंबली आई, सो इसमें यहां से लेके जो नया स्पीकर इलेक्ट होने तक, यहाँ पे आपका आ जाता है प्रोटेम स्पीकर. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. सो whenever the speaker shall, this is wrong, right, and this is correct. The answer is A1 only. Okay, the answer is A1 only. Now moving on. अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. If President of India exercises his power under Article 356 of the Constitution in respect of a particular state, then what would happen? So basically आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा था ना कि what are the consequences of President's rule, वही यहाँ पर पूछा जा रहा है. तो the Assembly of State is automatically dissolved. I think मैंने आपको पढ़ाया था SR बोमाई केस में, राइट. जब तक प्रेसिडेंट ने डाल दिए, प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिए, तब सस्पेंड होता है, राइट. मान लो प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट्स रूल डिक्लेयर कर दिया किसी स्टेट के लिए, तो उस पीरियड में सस्पेंड होगा. फिर जब तक वो पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं हो जाता प्रेसिडेंट रूल, तब तक जो है असेंबली डिसॉल्व नहीं होती. ओके, अंटिल अनलेस पार्लियामेंट अप्रूव्स द प्रेसिडेंट रूल, द असेंबली कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड. ओके, ये एसआर बोमाई केस में कहा गया था. ओके, नाउ द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. ओके, तो अगेन जो पावर्स हैं उसकी, जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट की, वो पार्लियामेंट को मिल जाती है. सो दिस वाज देयर, सो दिस इज व्हाट हैपेंस. ओके, आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड, ये तो आपको पता है, ये सिर्फ उसके केस में होता है, नेशनल इमरजेंसी, राइट, नेशनल इमरजेंसी के केस में. ओके, एंड प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द स्टेट. नाउ देखिए, आप लोग बोलोगे कि यार ये भी पढ़ा था आपने. ओके, ये भी होता है, ये होता है, प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज, बट आर्टिकल 356 के अंदर ये दे रखा है कि अगर प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज किया तो पावर्स टू लेजिस्लेट जो है, उस लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट की पावर जो है वो चले जाती है पार्लियामेंट के पास. फिर पार्लियामेंट के ऊपर है कि इट कुड अगर वो डिसॉल्व हो गई, राइट, अगर स्टेट लेजिस्लेचर की असेंबली जो है डिसॉल्व हो गई, उसके बाद पार्लियामेंट के ऊपर है कि वो पावर जो है स्टेट लॉ बनाने की, स्टेट लेजिस्लेचर की, वो प्रेसिडेंट को डेलीगेट कर सकता है. सो ये पावर एग्जैक्टली 356 के अंदर नहीं दे रखी. ये पावर जो है ये पार्लियामेंट के पास है. ओके, और पार्लियामेंट को ये जो पावर मिली है लेजिस्लेट करने की, वो 356 में, राइट. सो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा यहाँ पर. ओके, सो द आंसर इज बी. अब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यूपीएससी. आई थिंक इसका तो आप बहुत बार यूपीएससी का एग्जाम, सो आई थिंक आपको इस बॉडी के बारे में जनरली भी पता होना चाहिए, राइट. सो आर्टिकल 315 से 323 इन पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं. इनफैक्ट इसी में इसके और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी प्रोविजंस दे रखे हैं. ओके, नाउ रिगार्डिंग कंपोजिशन, सो कंपोजिशन क्या है, चेयरमैन प्लस अदर मेंबर्स. अब कितने मेंबर्स होंगे ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है. सो हाउ मेनी मेंबर्स should be there is not specified. Okay, कितने members होने चाहिए, it is not specified. Okay, right, it is not specified in constitution, वो president के ऊपर छोड़ दिया. Again, all the members are appointed by the president. Okay, and कितने members होने चाहिए वो भी determine कौन करता है, president. Okay, regarding qualification, so again कोई specific detailed qualification नहीं देता, एक बस general rule देता है that जो भी commission है उसके हाफ मेंबर्स जो हैं
should have held office under Government of India or state government for 10 years. Right? Should have held office under Government of India or state government for at least 10 years. Okay. Now service conditions. Service conditions are determined by the president. Okay. कि क्या conditions of service होंगी चेयरमैन और members की, ये भी president determine करता है. Then tenure, again देखिए ये ऐसी चीजें हैं, these are some things that you would have to ये ऐसी चीजें जो आपको खुद को याद करनी पड़ेंगी. ओके आपको खुद को मेमोराइज करनी पड़ेगी. ओके ऐसा नहीं है कि ये मैं आपको देखिए एक बार तो यहाँ पर आप मेरे थ्रू इनको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, एक बार ये हो गया. एक बार आप खुद अभी रिवाइज कर लेना आप थोड़ी टाइम बाद, और एक बार आप एग्जाम देने से पहले. तो इस तरीके से 3 बार रिविजन हो जाएगा. ओके आपका. तो अगेन टेन्योर कितना है इनका, 6 years और 65 years, 6 और 65 years. So या तो 6 years या 65 years, मतलब दोनों में से जो भी हो जाए पहले. ओके सो अगर मान लीजिए कोई 64 years का हुआ और तब 6 साल हो गए उसको, सो अगेन ही विल रिटायर. या किसी कोई 62 years में अपॉइंट हुआ है तो फिर वो 65 पे ही रिटायर हो जाए. ओके या एंड दे कैन रिजाइन टू प्रेसिडेंट और दे कैन रिमूव बाय प्रेसिडेंट. ओके अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिमूवल कैसे होता है. सी अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा और रिमूवल भी प्रेसिडेंट ही करता है. ओके यूपीएससी के मेंबर्स का. तो प्रेसिडेंट रिमूव्स देम अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस. इन दीज सर्कमस्टांसेस इफ ही इज एडजस्ट एज एन इंसॉल्वेंट, ओके engages in paid employment outside the duties of his office and is unfit to continue the office by reasons of infirmity of mind or body. So इन 3 केसेस में तो प्रेसिडेंट के ऊपर पावर है कि वो he could remove the member or the chairman. Okay, but एक और ग्राउंड है misbehavior as defined in the constitution में defined है. राइट स्पेसिफिक 2 चीजें दे रखी हैं. अगेन वो स्पेसिफिक चीजें नहीं पूछी जाएंगी, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि यस मिसबिहेवियर इज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके सो अगर वो मिसबिहेवियर एज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन करता है तो उसके लिए फिर प्रेसिडेंट एक सुप्रीम कोर्ट की कमिटी बनती है विच विल एडवाइज प्रेसिडेंट. ओके सुप्रीम कोर्ट की कमिटी बनती है जो एडवाइज करेगी प्रेसिडेंट को कि वेदर सही में मिसबिहेवियर हुआ है या नहीं हुआ है, और वो जो एडवाइस है प्रेसिडेंट पे वो होती है बाइंडिंग. ओके दैट इज बाइंडिंग. राइट अगेन अनदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिगार्डिंग देयर इंडिपेंडेंस, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी है. इट इज कॉल्ड एज watchdog of merit. Okay merit it ensures UPSC ensures that जो हमारी सिविल सर्विसेज है उसमें रिक्रूटमेंट जो होता है वो मेरिट के बेसिस पे होता है, उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, और इसीलिए उनको इंडिपेंडेंट रखने के लिए ताकि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना आए रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में, तो इसीलिए उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दी है. मतलब दे कुड बी रिमूव्ड ओनली इन द मैनर एंड द ग्राउंड्स स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. देयर एक्सपेंसेस आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. Chairman of UPSC is not eligible for further employment in Government of India or state government. Okay, so जो UPSC का chairman है वो और कोई employment फिर further after retiring as chairman of UPSC he could not take up any further employment in Government of India or state government. जो members हैं UPSC के they could वो कोई और employment नहीं ले सकते, बस they could only become चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और स्टेट पीएससी ओनली. ओके इसके अलावा वो और कुछ एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट पे, या कोई और पोजीशन नहीं ले सकते. ओके सो दे कुड बिकम ओनली चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दोज हु आर मेंबर्स ऑफ यू, एंड दे आर नन ऑफ द मेंबर्स और चेयरमैन आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. यानी एक टर्म खत्म होने के बाद रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है. ओके सो नाउ लेट्स मूव ऑन. अब इनके थोड़े फंक्शंस देख लेते हैं. अगेन सी ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है फंक्शंस, क्योंकि इस पे क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आते. राइट सो एक फंक्शन तो आप सब जानते हो जो यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देते हो. सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ऐसी इंजीनियरिंग, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एग्जामिनेशन. ओके इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, ये सारे एग्जामिनेशन देते हो. सो फॉर रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज एंड सर्विसेज ऑफ यूनियन टेरिटरीज जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है ये. ओके इट कैन ऑल्सो असिस्ट स्टेट्स इफ 2 or more states request UPSC की assist us in recruitment, right? So it could also assist states in recruitment for their services. Okay. Then consultation होती है, so it is also a body for providing consultation in service related or personnel related matters like disciplinary matters, methods of recruitment, suitability of candidates, temporary appointment. Please remember this.
इफ देयर इज अ टेम्परेरी अपॉइंटमेंट एक्सीडिंग 1 ईयर, तो उसमें कंसल्टेशन अगर गवर्नमेंट करी तो गवर्नमेंट कैन कंसल्ट यूपीएससी, राइट। अगेन इट इज नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन, मतलब ऐसा नहीं है कि यूपीएससी को कंसल्ट करना मैंडेटरी है, राइट। कंसल्ट किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस other additional functions can be conferred by parliament, so please remember this. So ये सारे functions तो हैं, इसके अलावा और भी कोई additional function देना हो वो parliament confer कर सकता है, okay। एंड अगेन ये रिपोर्ट्स होती है, यूपीएससी भी अपनी रिपोर्ट्स जो है यूपीएससी देता है अपनी रिपोर्ट्स, ओके, गिव्स इट्स रिपोर्ट्स रिगार्डिंग कि उसमें उसकी सारी रिकमेंडेशंस या एडवाइस जो भी होती है वो होती है, ये रिपोर्ट्स देता है वो प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट क्या करता है, इन रिपोर्ट्स को ले करता है हाउस के बिफोर। और अगेन जब ले करता है प्रेसिडेंट बिफोर द हाउस, तो उसमें वो साथ में रिपोर्ट्स के साथ में ये भी प्रेजेंट करता है कि कौन सी रिकमेंडेशन मानी गई है और कौन सी रिकमेंडेशन नहीं मानी गई और क्यों नहीं मानी गई, ओके। सो दिस इज ऑल्सो प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट, ओके। एंड अगेन कोई भी इसकी एडवाइस अगर एक्सेप्ट नहीं की जाती तो दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ यूनियन कैबिनेट। कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर इसकी एडवाइस को रिजेक्ट नहीं कर सकता, ओके। इट शुड बी अप्रूव्ड बाय अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट। Now there are some matters that are outside its purview, like reservation. So reservation of SC, ST, OBC, right? और ऐसे रिजर्वेशन रिलेटेड मैटर्स में यूपीएससी को कंसल्ट नहीं किया जाता, ओके, दिट इज आउटसाइड इट्स परव्यू। चेयरमैनशिप और मेंबरशिप ऑफ कमीशंस, ट्रिब्यूनल्स, पोस्ट ऑफ हाईएस्ट डिप्लोमेटिक नेचर, बल्क ऑफ ग्रुप सी एंड डी सर्विसेज, तो इन सब में यूपीएससी का कोई रोल नहीं होता, राइट। नाउ वी रीड अबाउट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। सो अगेन इसका 315 से 323 आर्टिकल्स के बीच में ही दिया हुआ है, एंड इट इज लाइक यूपीएससी का एक मिरर इमेज है या रेप्लिका है, एक ऑलमोस्ट रेप्लिका है एट स्टेट लेवल, ओके, एट स्टेट लेवल फॉर स्टेट सर्विसेज, ओके। बट देयर आर अगेन कहां पे आपको ध्यान रखना है, जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं यूपीएससी से, वहां पे ध्यान रखना है क्योंकि वहां पे क्वेश्चन बनते हैं, राइट। सो जहां तक देखिए कंपोजिशन है, तो अगेन चेयरमैन एक होगा और अदर मेंबर्स, कितने मेंबर्स होंगे, कौन अपॉइंट करता है, दैट इज गवर्नर। तो गवर्नर अपॉइंट करता है इनको, राइट, और कितने मेंबर्स होने चाहिए वो भी गवर्नर डिटरमाइन करता है, राइट। क्वालिफिकेशन इसकी टोटली सेम है एज दैट इज फॉर जो यूपीएससी के लिए है, वही सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे है, ओके। दैट शुड हैव हेल्ड ऑफिस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट फॉर एटलीस्ट 10 years, okay। Service conditions are determined by the governor, tenure is 6 years or 62, so वो वहां पर 65 था, यहाँ पर क्या है 62 years, right। they can now resign to governor, so resignation किसको सबमिट करते हैं, गवर्नर, ओके। वहां पर किसको करते थे, प्रेसिडेंट, ओके। बट दिस इज द कैच, दिस इज सी इनका रिमूवल देखिए, अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है बट रिमूवल इज बाय द प्रेसिडेंट। एंड अगेन रिमूवल किन ग्राउंड्स पे, if he is an adjudged insolvent, okay, engages in paid employment outside the duties of his office, and unfit to continue in office by reasons of infirmity of body or mind, right। again misbehavior that is defined in the constitution, उस grounds पे है, same grounds पे जो है constitution में defined है, उसी basis पे इनको remove किया जा सकता है। also removal से पहले इस केस में misbehavior के केस में, in case of misbehavior जैसे यूपीएससी में होता है, सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी करती है पहले, ओके। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी, यूपीएससी के केस में पहले सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगी, ओके, फिर अपनी रिकमेंडेशन देगी, एडवाइस देगी, ओके। और वो चीज जो है इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ओके। सो इट इज सेम एज यूपीएससी, ओके। इंडिपेंडेंस के लिए प्रोविजन सारे सेम है, बस यहाँ पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, राइट। और ये कुछ प्रोविजन चेंज्ड हैं, ओके। सो बेसिकली सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, क्यों, क्योंकि दे कैन नॉट बी रिमूव्ड आर्बिट्रेरली, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैनर और ग्राउंड बताए गए हैं उसी मैनर और ग्राउंड्स पे रिमूव किए जा सकते हैं, ओके। अब जहां तक जो है चेयरमैन है, कोई चेयरमैन है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, सो ही कुड बिकम अ चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ यूपीएससी। सो अ चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन ओनली बिकम अ चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी, और भी कोई जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट में कोई और एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता। He could be become a member of only chairman, only chairman or a member of UPSC, okay। और अगर कोई मेंबर है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो ही इज एलिजिबल टू बिकम चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, एसपीएससी और मेंबर ऑफ यूपीएससी, ओके। प्लीज ये ध्यान में रखिएगा।
एंड अगेन कोई सेम पोजीशन, रीअपॉइंटमेंट जब हम बोलते हैं तो सेम पोजीशन पे है, यानी कोई चेयरमैन है एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो दोबारा उस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता। ओके, सिमिलरली एक मेंबर है एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो दोबारा उस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर नहीं बनाया जा सकता। ओके, नाउ functions are same as UPSC but for state services। ओके, सेम रिक्रूटमेंट करना, आप जानते हो यूपी पीसीएस एग्जाम होता है, स्टेट पीसीएस टीएन पीसीएस होता है, तमिलनाडु पीसीएस होता है, स्टेट पीसीएस एग्जाम। सो ऐसे जो पीसीएस एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करते हैं, एंड अगेन स्टेट सर्विसेज से रिलेटेड मैटर्स में इनसे कंसल्टेशन लिया जाता है। सो इट्स ऑलमोस्ट सेम एज यूपीएससी। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर, राइट। सो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रोवाइड करता है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए, एसपीएससी के लिए, राइट, बट ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अगर दो से ज्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं, सो दीज कुड बी, कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू क्रिएट किए जा सकते हैं ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, यानी दो या दो से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो पार्लियामेंट एक एक्ट पास करके उन दोनों स्टेट्स के लिए एक ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकता है। ओके, इनके चेयरमैन एंड मेंबर्स जो हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, एंड यूपीएससी कैन ऑल्सो, सो या तो ये बना सकता है, यूपीएससी कुड ऑल्सो सर्व द नीड्स ऑफ स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नर विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कोई स्टेट गवर्नमेंट है, मान लीजिए उसको कुछ रिक्रूटमेंट वगैरह करना है, सो इट कुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यूपीएससी, राइट, टू सर्व इट्स नीड्स, राइट। अब आ जाते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ओके, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, राइट। बिफोर वी स्टार्ट, इसका इवोल्यूशन बताएं तो शुरू में जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड था कि देयर वाज ओनली प्रोविजन फॉर से अ स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए फॉर एससी, नेशनल फॉर एससी एंड एसटी, पहले था कि एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए। ओके, फिर 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको क्या किया गया, इसको एक कमीशन बनाया गया कि देयर शुड बी नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। ओके, और फिर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो एससी और एसटी की कमीशन थी उनको सेपरेट कर दिया गया। ओके, सो आई होप ये इवोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अगेन इट इज नॉट दिस इंपॉर्टेंट। ओके, इट इज नॉट दिस इंपॉर्टेंट। तो अब इवोल्यूशन तो हमने देख लिया, अब आगे देखते हैं, लेट्स सी अहेड। ओके, अब इवोल्यूशन देख लिया, अब देखते हैं कि इसके वही अपॉइंटमेंट कैसे होता है और कितने मेंबर्स होते हैं, ये सब देखते हैं। ओके, सो कंपोजिशन देखा जाए जहां तक, सो इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन, राइट, सो कंपोजिशन में इसके एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, थ्री अदर मेंबर्स। ओके, सो दिस इज द कंपोजिशन, राइट। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस जो है वो भी प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करता है। ओके, सो प्लीज रिमेंबर, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस और टेन्योर ऑफ ऑफिस जो है प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शंस क्या है। सो बेसिकली देखिए, शेड्यूल कास्ट के लिए बहुत सारे सेफगार्ड्स, राइट, बहुत सारे सेफगार्ड, से लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट, और भी दूसरे सेफगार्ड्स, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं, राइट। से लीगल क्या सेफगार्ड हो गया, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, सो ये एक लीगल से, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या हो गया कि इनका रिजर्वेशन, ओके, रिजर्वेशन वगैरह। तो ये जो ऐसे सेफगार्ड्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स हैं फॉर शेड्यूल कास्ट, इनको इन्वेस्टिगेट करना, इनको मॉनिटर करना, इनको इवेल्युएट करना और इन पे रिपोर्ट्स देना इन ऑन दी सेफगार्ड्स, ये एक काम है इस कमीशन का। ओके, सो जो भी शेड्यूल कास्ट के लिए लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स हैं, उनको उनको ओवरसी करना, उनको मॉनिटर इवेल्युएट करना, उनकी वर्किंग कैसी हो रही है, क्या वो सेफगार्ड्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो देखना क्या है, वो फंक्शन है इस कमीशन का। ओके, इट इज द फंक्शन ऑफ दिस कमीशन। सेकेंडली, इट ऑल्सो मेक्स रिकमेंडेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज सेफगार्ड्स, ये जो सेफगार्ड्स हैं इनको बेटर कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इसके लिए रिकमेंडेशन देता है। साथ ही साथ जो एससीज के, शेड्यूल कास्ट के वेलफेयर, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन के लिए और भी क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, व्हाट आर अदर मेजर्स फॉर वेलफेयर, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ एससीज, वो भी जो है उस पर भी रिकमेंडेशन कौन मेक करना जो है काम है इस कमीशन का।
अगेन दीज रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग, प्लीज रिमेंबर ये रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं। एंड ऑल्सो टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, यानी कोई जो इनके राइट्स हैं कुछ वायलेट हुए शेड्यूल कास्ट के, किसी के अगेंस्ट एट्रोसिटीज वगैरह हुई है, राइट, या कुछ पुअर ट्रीटमेंट इनको दिया गया है, तो इनकी जो स्पेसिफिक कंप्लेंट्स हैं, राइट, इंडिविजुअल की कंप्लेंट्स है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के मेंबर्स की, उनको इंक्वायर करना भी कमीशन का एक फंक्शन है। प्लीज रिमेंबर दिस, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इनकी जो रिपोर्ट होती है, फिर ये सब करके अपनी रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को कि क्या काम किया है इन्होंने और क्या करना चाहिए फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट ओनली। सो इन दैट केस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देते हैं, फिर प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने डालता है। सो पार्लियामेंट के सामने वो रिपोर्ट लाता है प्रेसिडेंट, एंड साथ में एक मेमोरेंडम लाते हैं कि जो है इनकी कौन सी रिकमेंडेशन मानी गई है कमीशन की और कौन सी रिकमेंडेशन नहीं मानी गई है, राइट, और किस पे क्या एक्शन लिया गया है, और जो रिकमेंडेशन नहीं मानी गई है तो क्यों नहीं मानी गई वो रिकमेंडेशन, ये पूरा मेमोरेंडम आता है साथ में, ओके। रिपोर्ट को जब प्रेजेंट किया जाता है, जब प्रेसिडेंट नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है, तो तब ये मेमोरेंडम भी देते हैं कि क्या कौन सी रिकमेंडेशन मानी गई है और किस उस पर क्या एक्शन लिया गया, ओके। Also, President also forwards any report of the Commission pertaining to state government to the state governor। यानी मान लीजिए ये तो पार्लियामेंट के सामने तो वो जो है इसकी पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो कंसर्न करती है वो रिपोर्ट आती है। मान लीजिए किसी स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट के स्पेसिफिक, मान लीजिए कोई स्टेट आपका ले लीजिए पंजाब, तो पंजाब स्पेसिफिक अगर रिपोर्ट निकाली है इसने कि वहां पर क्या लीगल सेफगार्ड्स हैं, कैसे वर्क करें, या वहां पर पंजाब के अंदर क्या मेजर्स लेने चाहिए फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, तो वो रिपोर्ट जो है ये स्टेट गवर्नर को देता है, एंड अगेन स्टेट गवर्नर सेम प्रोसीजर स्टेट लेजिस्लेचर में उसको एक मेमोरेंडम के साथ प्रेजेंट करता है, ओके। नेक्स्ट पावर्स, तो पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट ट्राइंग अ सूट, इसके पास सारी पावर्स है, मतलब किसी को समन कर सकता है, एविडेंस बुला सकता है, ये सब जो पावर्स होती है एक सिविल कोर्ट की, जो किसी सूट को ट्राई कर रहा है, वो सारी पावर्स इसके पास भी हैं। अगेन देखिए आपको वो निटिग्रिटी में जाने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक पावर जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्पेसिफिक पावर्स नहीं पूछी जाती, ओके। आपको इन जनरल बस इतना जानना है कि एक सिविल कोर्ट जो कोई किसी भी एक सूट को ट्राई कर रहा है, उसके पास जो भी पावर्स होती है वो पावर्स इसके पास भी है, राइट। Now, central and state governments are required to consult the commission on all major policy matters affecting the schedule caste। तो कोई भी मेजर पॉलिसी मैटर जो शेड्यूल कास्ट को अफेक्ट कर रहा है, अगर उस पर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी प्रोग्राम स्कीम ला रही है, तो उसमें इनको कंसल्ट करना जरूरी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को कंसल्ट करना जरूरी है, ओके। एंड ऑल्सो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी जो फंक्शंस ये शेड्यूल कास्ट के लिए डिस्चार्ज करता है, वही सारे फंक्शंस फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी should be discharged by National Commission for Scheduled Caste, okay। I hope this is clear again, and even before this for backward classes, right, before अभी रिसेंटली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई है by 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। बट इससे पहले बिफोर दिस बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी वही सारे फंक्शन जो एससीज के लिए परफॉर्म कर रही है, ये वही सेम सारे फंक्शंस बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी यही परफॉर्म करती। बट 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद, इसके बाद क्या किया गया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस सेपरेटली क्रिएट कर दी गई है, ओके। और इसको आगे हम पढ़ेंगे, ओके। अब आ जाते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। सो अगेन इसके जो है फंक्शंस, इट इज लाइक लिटरली अ रेप्लिका, ये एक रेप्लिका है, क्योंकि देखिए पहले क्या था, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के पहले क्या था कि एक ही कमीशन थी जो एससी और एसटीज के लिए सारे सेम फंक्शंस परफॉर्म कर रही थी। बट 89 अमेंडमेंट के बाद एसटीज के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बना दी गई कि ये जो है एसटीज के लिए वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा जो पहले वो बॉडी परफॉर्म कर रही थी, ओके। सो इट इज अंडर 338A and 89 Constitutional Amendment Act के थ्रू composition, chairperson, vice chairperson and 3 other members, right, appointed by president by warrant under his hand and seal। देखेंगे आप सारा सेम है, it is literally same, okay। Now conditions of service and tenure of office are also determined by the president, okay। Now functions of the commission are similar to National Commission for Scheduled Caste, okay। बस ये शेड्यूल ट्राइब के लिए वो सारे सेम फंक्शन, मतलब कि सेफगार्ड जो लीगल सेफगार्ड्स हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड्स, उनका वर्किंग देखना, उनके लिए रिकमेंडेशन देना शेड्यूल ट्राइब की वेलफेयर प्रोटेक्शन और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, राइट। सिमिलरली रिपोर्ट्स, ये लोग भी रिपोर्ट्स देते हैं
प्रेसिडेंट को या स्टेट गवर्नर को, वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट होती है। एंड पावर्स भी कमीशन की सेम है एज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एक्सेप्ट एंग्लो इंडियन प्रोविजन। ओके, सो एंग्लो इंडियन वाली प्रोविजन इसके पास नहीं, वो बस सिर्फ शेड्यूल कास्ट की जो कमीशन है उसके पास है। ओके, नाउ इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे आप कि जो है पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं, राइट। पार्लियामेंट के पास पावर्स थी, सॉरी नॉट पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट के पास पावर्स थी कि इनके ऊपर एडिशनल फंक्शंस, चाहे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, इसके ऊपर एडिशनल फंक्शंस दे सकता है। तो प्रेसिडेंट ने वो पावर्स यूज करके कुछ एडिशनल फंक्शंस दिए हैं। वो फंक्शंस क्या हैं? दीज आर इंपॉर्टेंट। सो ये एडिशनल फंक्शंस है जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब के हैं, एडिशनल देन जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के रिलेटेड है। ओके, सो कन्फरिंग ओनरशिप राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड टू शेड्यूल ट्राइब लिविंग इन फॉरेस्ट एरिया। सो फॉरेस्ट एरिया में उनको क्या मेजर्स लेने चाहिए, व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन, उस पे ये एडवाइस करती है, रिकमेंड करती है कि क्या मेजर्स लेने चाहिए टू कन्फर ओनरशिप राइट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू शेड्यूल ट्राइब लिविंग इन फॉरेस्ट एरियाज। Similarly, safeguard rights of tribal communities over mineral resources, water resources as per law. Development of tribals and to work for more viable livelihood strategies. Improve the efficacy of relief and rehabilitation measures for tribal groups displaced by development projects. क्योंकि देखा गया है कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री वगैरह या कुछ भी डैम्स हो गए, तो वो जब बनाते हैं तो कई बार फॉरेस्ट एरियाज जहाँ पर ये रहते हैं वो उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर आते हैं। तो जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनता है, जैसे मान लीजिए डैम बना, तो ये जो ट्राइबल्स हैं, जो एरिया है फॉरेस्ट एरिया, वो सबमर्ज हो जाता है पानी में, तो ये ट्राइबल्स डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो इन ट्राइबल्स को रिलीफ और रिहेबिलिटेशन देने की जरूरत है, राइट। सो ये रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के मेजर जो लिए गए, इनको और इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, इस पे इनके लिए जो मेजर्स जो है सजेस्ट करती है ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, राइट। इट सजेस्ट द मेजर्स फॉर Now it also suggests measures for prevent alienation of tribal people from land and to effectively rehabilitate such people in whose case alienation has already taken in place. यानी कई बार शेड्यूल ट्राइब्स की ऐसे प्रोविजंस मेजर सजेस्ट करना जिससे ये जो शेड्यूल ट्राइब्स है इनकी लैंड से ये लोग एलिनेट ना हो, मतलब उनसे छीने ना इनकी लैंड। ओके, और दूसरा, अगर कुछ लोगों से जिनसे ऑलरेडी जैसे मैंने बताया डैम्स के केस में उनकी लैंड ले ली गई है, तो उस केस में उनको रिहेबिलिटेट कैसे किया जाए। ओके, अदर आर इफेक्टिवली इलिसिट मैक्सिमम कोऑपरेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड अंडरटेकिंग सोशल एफॉरेस्टेशन, इंश्योर फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेसा एक्ट। सो क्या मेजर्स लेने चाहिए जिससे पेसा एक्ट फुली इंप्लीमेंट हो, ये भी एक रिकमेंडेशन जो है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इसके लिए मेजर्स रिकमेंड करती है। एंड टू रिड्यूस एंड अल्टीमेटली एलिमिनेट प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। अगेन इसको शिफ्टिंग कल्टिवेशन एक मेजर ऑक्यूपेशन होता है, एक मेजर प्रैक्टिस है जो ट्राइबल्स इंडल्ज करते हैं, बट इट इज सीन दैट शिफ्टिंग कल्टिवेशन नॉट ओनली डिग्रेड्स द एनवायरनमेंट बट ट्राइबल्स के लिए भी इतनी फ्रूटफुल या बेनिफिशियल नहीं है। तो इसीलिए इस प्रैक्टिस को रिड्यूस और अल्टीमेटली एलिमिनेट करने के लिए मेजर्स रिकमेंड करना है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को। ओके, अब आ जाते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राइट। सो अगेन पहले इसके पास स्टैट्यूटरी स्टेटस था। ओके, स्टैट्यूटरी स्टेटस था, ओके, मतलब लॉ के पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू बनाई गई थी, और फंक्शन जो पहले थे इसके बड़े लिमिटेड थे। इट ओनली एग्जामाइन्ड की नेशनल कंप्लेंट्स ऑफ अंडर इंक्लूजन, ओवर इंक्लूजन या नॉन इंक्लूजन ऑफ एनी क्लास ऑफ सिटीजन इन द लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, राइट। सो आप सब जानते हैं एक लिस्ट होती है बैकवर्ड क्लासेस की, राइट, जो रिजर्वेशन के लिए यूज की जाती है, ओके, बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए। बट उसमें इंक्लूजन या एक्सक्लूजन या अंडर इंक्लूजन या ओवर इंक्लूजन वाली चीज जो है उसकी कंप्लेंट्स ही देखता था ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और जो दूसरे फंक्शंस थे जैसे कि क्या वेलफेयर या डेवलपमेंट वगैरह को लेके, या जो लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है सेफगार्ड्स के बैकवर्ड क्लासेस के लिए, वो कितने अच्छे से हो रहे हैं, वो पहले कौन परफॉर्म करता था? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। बट आफ्टर 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देयर वाज अ आर्टिकल इंसर्टेड 338B जिसने क्रिएट किया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएट की और इसका स्कोप ऑफ फंक्शंस हैव बीन इंक्रीज्ड एंड मेड सिमिलर टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, राइट। सो बेसिकली ये सारे जो फंक्शंस थे, राइट, ये वाले फंक्शंस, राइट, ये जो है फॉर बैकवर्ड क्लासेस अब कौन कर रहा है? नेशनल कमीशन फॉर
बैकवर्ड क्लासेस। ओके, पहले कौन कर रहा था ये? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल क्लासेस। ओके, शेड्यूल कास्ट। ओके, तो सो नाउ स्कोप और फंक्शन इस बॉडी का भी सेम है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की तरह। कंपोजिशन, चेयरमैन, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 other members appointed by president by a warrant under his hand and seal. Conditions of service and tenure of office is determined by the president, and functions and powers are same as National Commission for Scheduled Caste. Okay, these are literally the same. Okay, now अब हम लास्ट पढ़ते हैं regarding special officer for linguistic minorities. Okay, last we read about special officer for linguistic minorities. So article 350B 7th Constitutional Amendment Act के थ्रू इंसर्ट किया गया और इसके थ्रू एक स्पेशल ऑफिसर क्रिएट किया, इसके थ्रू प्रोविजन दिया गया जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, दैट देयर शुड बी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही विल इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सेफगार्ड्स को देखेगा, राइट? इससे पहले हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लासेस पे देखा तो उसमें लीगल एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन, बट हियर इट इज ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। ओके, एंड देन रिपोर्ट देता है अपनी प्रेसिडेंट को, हु प्लेसेस इट बिफोर पार्लियामेंट, और स्टेट लेजिस्लेचर को देगा, इट विल गिव टू द गवर्नर हु विल प्लेस इट बिफोर, रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट और गवर्नर हु विल प्लेस इट बिफोर रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, नाउ सेफगार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज इन कॉन्स्टिट्यूशन क्या दे रखे हैं? 2 सेफगार्ड दे रखे हैं, दैट व्हाट इज द लैंग्वेज टू बी यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन, यानी किसी को भी अगर ग्रीवियंस है, अगर किसी को भी माइनॉरिटी क्या इन जनरल किसी को भी ग्रीवियंस है, तो व्हाट लैंग्वेज शुड ही यूज टू रिप्रेजेंट हिज ग्रीवियंस। ओके, ऐसा नहीं होगा कि फॉर एनीबॉडी हैज एनी ग्रीवियंस तो यूनियन या स्टेट को वो अपनी ग्रीवियंस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यूनियन या स्टेट उसकी ग्रीवियंस इस ग्राउंड्स पे रिजेक्ट कर दे कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, सो माइनॉरिटीज है उनके पास राइट है कि वो अपनी ग्रीवियंस अपनी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू यूनियन और स्टेट। ओके, एंड नेक्स्ट, ये तो आप सबने डीपीएसपी में जब मैंने पढ़ाया था, तो जो डीपीएसपी नॉट अंडर पार्ट 4 थे उसमें दिया गया था कि सारे जो है इंस्ट्रक्शन है स्टेट को कि मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज के लिए जो भी नेसेसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है वो स्टेट को प्रोवाइड करनी चाहिए। ओके, सो अगेन ये 2 जो सेफगार्ड्स हैं ये कैसे फंक्शन कर रहे हैं, राइट? ये देखना काम है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, राइट? सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डज नॉट स्पेसिफाई क्या क्वालिफिकेशन, टेन्योर, सैलरी, अलाउंस, सर्विस कंडीशन, प्रोसीजर फॉर रिमूवल, कुछ भी नहीं स्पेसिफाई करता कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, राइट? एंड नाउ जो गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है और डेजिग्नेट किया है एज कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। सो स्पेशल ऑफिसर को क्या डेजिग्नेट किया गया है? कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ओके, दिस इज नॉट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बट गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया, ओके, प्रेसिडेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने। नाउ हेडक्वार्टर कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, लेस इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम है। रीजनल ऑफिसेस एट बेलगाम, कर्नाटका, चेन्नई, तमिलनाडु एंड कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ओके, एंड दिस कमिश्नर फॉल्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ओके, इट फॉल्स अंडर दिस मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर है दिस कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। Okay, so this is it for our session on constitutional bodies 1. यहाँ पे हमने कुछ की constitutional bodies देखी हैं। अगेन अब पार्ट 2 में हम सारी मेजर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया, जीएसटी काउंसिल हो गया, ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, ये सारी इंपॉर्टेंट बॉडीज हम पार्ट 2 में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम विथ constitutional bodies part 2. Okay, so thank you very much and see you again next time.